students, welcome to my channel. Today I am going to teach you a very important topic of English grammar. The name of the topic is form classes and structure word. It is the most important part of English grammar. First of all, I am going to teach the definition of form classes. The word that change its form or position by adding morpheme like suffix, prefix and infix is called form classes. अब हम लोग फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड के बारे में जानेंगे कि आखिर ये फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड हैं क्या। आप जानते हैं कि ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है, जिनको अलग अलग हम अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में जानते हैं। लेकिन मॉडर्न ग्रामर के अनुसार शब्दों को केवल 2 भागों में बांटा गया है, पहला फॉर्म क्लासेस और दूसरा स्ट्रक्चर वर्ड। यहां आपको यह जानना है कि इस नए वर्गीकरण का आधार क्या है और प्रत्येक वर्ग में कौन कौन शब्द आते हैं। जैसे फॉर्म क्लासेस, इनके अंतर्गत सिर्फ वैसे शब्द आते हैं जो मॉर्फेम से प्रभावित होकर अपने रूप बदलते हैं, जैसे कैट, प्ले, फास्ट इत्यादि। इनमें मॉर्फेम का प्रयोग करने के बाद इनका रूप जो है परिवर्तित हो जाता है। कुछ ऐसे शब्द बनते हैं जो ग्रामेटिकली अपने मूल रूप और अर्थ से भिन्न हो जाते हैं। जैसे यदि हम कैट में एस को जोड़ते हैं तो कैट्स बन जाता है, प्ले में एस को जोड़ते हैं तो वह प्लेज बन जाता है, ईडी को जोड़ते हैं तो प्लेड बन जाता है। इस प्रकार से हम सफिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स का प्रयोग करके शब्दों के रूप को परिवर्तित कर देते हैं। वे शब्द फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत आते हैं। फॉर्म क्लासेस के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं, जिसके अंतर्गत नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जो नाम होते हैं, वे नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कैट हो गया, बॉय हो गया, बॉक्स हो गया, राम, मोहन, यानी ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन। आफ्टर दैट एवरीवन इज अंडरस्टैंड अबाउट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अंतर्गत जैसे फास्ट है, फास्टर है, हॉटर है, ये इत्यादि आते हैं। और वर्ब के अंतर्गत प्ले, प्लेड, प्लेइंग, टॉक, टॉक्ड, टॉकिंग एटीसी आते हैं। एडवर्ब्स के अंतर्गत मोस्टली वे शब्द होते हैं जिनके अंत में हम एल वाई जोड़ते हैं। जैसे हैप्पी है तो हैप्पी से हैप्पीली बन जाता है, ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली बन जाता है, स्लो है उससे स्लोली बन जाता है। तो ये जो 4 पार्ट हैं वो फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत आते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद इनके अंतर्गत कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे एडजेक्टिव है, वर्ब है और एडवर्ब है, वो फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द जैसे एडजेक्टिव के बारे में अगर जानते हैं तो माई हो गया, योर, सम, इच, अगर इनके साथ हम मोर्फेम का प्रयोग करते हैं तो इनके अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ऐसे एडजेक्टिव को हम फॉर्म क्लासेस के रूप में नहीं जानते हैं। उसी तरह से अगर वर्ब की चर्चा करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब, जिसके अंतर्गत इज, आर, एम, वाज, वेयर, इटीसी आता है, इत्यादि आते हैं, उनमें अगर हम
मॉर्फेम का प्रयोग करते हैं तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए ये जो है फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत नहीं आते हैं और ये स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से हम लोग चर्चा करते हैं एडवर्ब के बारे में। जैसे कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनके अंतर्गत अगर हम जिनके साथ अगर एस या येस को जोड़ देते हैं फिर भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका अर्थ बदलता नहीं है। जैसे वेरी है, टू है और इटीसी। सम वर्ड्स जिनको हम कुछ शब्दों के बारे में अभी हम बता रहे हैं, तो वे जो शब्द हैं इनके ऊपर मॉर्फेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इनको हम फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत नहीं रखते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट स्ट्रक्चर वर्ड। तो स्ट्रक्चर वर्ड वे वर्ड होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बता चुका है, स्ट्रक्चर वर्ड वे वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं जिनके ऊपर मॉर्फेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मुख्य काम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को स्पष्ट करना होता है। स्ट्रक्चर वर्ड के भेद निम्नलिखित हैं, जिसके अनुसार फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइनर्स, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, ऑक्सिलरीज, इंटेंसिफायर्स, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, सेंटेंस कनेक्टर्स, सबऑर्डिनेटर्स एंड क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। अब इन शब्दों के बारे में बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट डिटरमाइनर। डिटरमाइनर मॉर्फेम के प्रभाव से मुक्त वे शब्द हैं जिनके ऊपर मॉर्फेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। जिनके बाद किसी नाउन का प्रयोग होना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार डिटरमाइनर्स के प्रयोग से यह सूचना मिलती है कि अब नाउन आने वाला है। उदाहरण के लिए जब आप किसी सेंटेंस में ए, एन, द, माई, योर इत्यादि लिख दे सकते हैं, तब आपको यह जानना पड़ता है, आप जान जाते हैं कि इसके बाद नाउन ही आता है। इसलिए डिटरमाइनर को नाउन कमर भी कहा जाता है। यह नाउन के बीच में क्वालिफाइंग वर्ड इत्यादि का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब हम इसके दूसरे पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रत्येक लोग इस प्रोनाउन के बारे में जानते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इन इंग्लिश वी कैन से दैट प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन स्टीड ऑफ ए नाउन। इसके अंतर्गत आई, मी, माइन, वी, अस, आवर्स, यू, योर्स, सी, हर, हर्ष, ही, हिज, दे, देम इत्यादि आते हैं। इसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रीपोजिशन के डेफिनेशन पर आधारित हम स्पष्ट रूप से जान सकते हैं, डिफाइन करते समय यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन बिटवीन सम अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। जबकि ये स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके पहले और बाद में, जिसको हम सफिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स कहते हैं,
जिनको एक सिंगल नेम मोर्फेम के रूप में जाना जाता है, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ये स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन के बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में चर्चा किया है। मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है प्रीपोजिशन के बारे में, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है। अगर आपको प्रीपोजिशन के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक को खोलकर देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी, जैसा कि प्रायः लोग जानते हैं, आप सभी भी जानते होंगे कि ऑक्सिलरी जो है दो तरह का होता है जनरली, जिसको प्राइमरी और मॉडल के रूप में जानते हैं। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है उसके ऊपर वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त किए गए नाउन के अनुसार वो एसोसिएट होता है, प्रभावित होता है। जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डिड। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, डेयर, नीड, etc आते हैं। तो ये जो शब्द हैं वो स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम लोग इंटेंसिफायर के बारे में जानेंगे। यह शब्द जो है बिल्कुल नया शब्द है। यह इंटेंसिफायर उन शब्दों के अंतर्गत आता है, मोस्टली ये जो है एडवर्ब्स होते हैं। इंटेंसिफायर्स आर मोस्टली एडवर्ब्स, बट दोज एडवर्ब्स who is not used as the form classes. It means the word that doesn't change its position or form by adding morpheme. It means suffix, prefix और infix. यानी इनके ऊपर जो है सफिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वैसे एडवर्ब्स को हम इंटेंसिफायर कहते हैं। इंटेंसिफायर के अंतर्गत जैसे वेरी, रेदर, मोर, मोस्ट, क्वाइट, टू, etc आते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ कंजंक्शन। कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइंस टू और मोर वर्ड्स। कंजंक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने इसका स्पेशल वीडियो बना रखा है, और मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इंटरजेक्शन के बारे में। जैसा कि इंटरजेक्शनल, जिसको इंटरजेक्शन वर्ड कहा जाता है, इसके अंदर विस्मयादिबोधक, जिसको हम विस्मयादिबोधक कह सकते हैं, विस्मय होता है। इसके अंतर्गत अल्लास, हुर्रा, आह, हेलो, ओह इत्यादि शब्द आते हैं। और ये जो है मोर्फेम से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए इनको स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद सेंटेंस कनेक्टर्स। सेंटेंस कनेक्टर्स सामान्यतया दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। इसे हम कंजंक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन इनको एक अलग नाम दे दिया गया है, सेंटेंस कनेक्टर। यानी जनरली ये सेंटेंस को, यानी वाक्यों को जोड़ते हैं। इनके अंतर्गत दो वाक्य को हम जोड़ सकते हैं। जैसे he did not obey the rule, therefore his proposal was cancelled। इस वाक्य में therefore सेंटेंस कनेक्टर है। यहां पर दो वाक्य स्पष्ट रूप से दिखता है। एक वाक्य जो है he did not obey the rule, और दूसरा वाक्य है his passport is cancelled। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए therefore शब्द का प्रयोग किया गया है, और यह जो शब्द है सेंटेंस कनेक्टर है। इसको हम लोग
स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सबऑर्डिनेटर्स के बारे में। सबऑर्डिनेटर्स इज जनरली सबऑर्डिनेट क्लाउड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। I will make a special video for the clouds, and after making the video I will give the link and you will share and read more and more। देखिए, मैं सबऑर्डिनेट्स के बारे में, क्लाउड्स के बारे में वीडियो बना दूंगा और आप लोग अगर चाहेंगे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। दो तरह के क्लाउड्स होते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है और एक मेन क्लाउज होता है। लेकिन इन सबऑर्डिनेटर्स के ऊपर मोर्फेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे कि हम इसे स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत रखते हैं। जैसे वाक्यों में प्रश्न के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूं, ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज he was ill। Here, first sentence is principal clause and second sentence is subordinate clause। So, because is subordinators, because is subordinators and it is in the form of structure word। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन वर्ड के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत होम, who, whose, what, when, where, which, how, why, etc. आते हैं। इनके अंतर्गत डायरेक्ट क्वेश्चन में वार्ता होती है, चर्चा होती है। क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, यस नो क्वेश्चन और WH वर्ड। तो यस नो क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जिनके ऊपर, जिनका उत्तर, जिनका आंसर यस और नो में दिया जाता है ना। जैसे क्या वह पढ़ता है, तो आंसर में हाँ या ना होता है, इसलिए इसे यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। और WH वर्ड के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनकी स्टार्टिंग जो है WH से होता है। जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, होम हो गया। ये जो शब्द हैं इनके ऊपर मोर्फेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इन्हें स्ट्रक्चर वर्ड के रूप में जाना जाता है। इसके बाद थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई व्यू ऑफ टीचिंग, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड फॉर फर्दर टॉपिक्स सब्सक्राइब माई चैनल एंड press the bell icon।